Hello students, today we are going to discuss about the order of the reaction. ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं. ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. देखिए हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है ए प्लस बी फॉर्म सी एक जनरल हमारे पास रिएक्शन है. अगर हम इसका रेट लॉ लिखेंगे, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ के बीच में आपको मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया है ना. तो देखो अगर इसका हम रेट लॉ लिखेंगे तो वो क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसकी पावर ए नहीं आएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो रेट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. हाउ इट इज़ डिटरमाइन, एक्सपेरिमेंटली. सो ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई. ठीक है, मतलब ये जनरल ये जो होंगी एक्स और वाई जो कॉफिशिएंट्स होंगे ये कहाँ से आएंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होंगे. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, एक्चुअली द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स. ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब पावर क्या एक्स और वाई, तो इनका क्या हो जाएगा सम. अब इनका जो सम की वैल्यू आएगी उसी को ऑर्डर बोलते हैं. इनके सम की जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्लियर. ठीक है, देखो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. अगर आपसे पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो आप बोलोगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन. इफ it is asked the order with respect to A, you will say X. If it is asked the order with respect to B, you will say Y. अगर आपको A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है तो वो X होगा, और आपको B के रिस्पेक्ट में बताना है तो Y होगा. एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर दैट इज X प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन. X प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन. क्लियर. देखो X एंड Y आर नॉट द कोफिशिएंट्स. X और Y आपकी क्या है, कोफिशिएंट्स नहीं है. सो देयर वैल्यूज आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. ये बात को मैं आपको पहले क्लियर कर दी कि एक्स एंड वाई आर नॉट द कोफिशिएंट, देयर वैल्यूज आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. नाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में बी जीरो. रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. एंड इट मे बी चेंज विद द प्रेशर एंड द टेम्परेचर कंडीशन. और प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन के साथ ये आपका चेंज भी हो सकता है. क्लियर. ठीक है, देखो उसके बाद आगे कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल हैं डिफरेंट ऑर्डर के. ये आपको देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से जीरो ऑर्डर के आते हैं. जनरली आपको क्या पढ़ना है, अप टू 3 ऑर्डर रिएक्शंस हम बात करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कौन सी पढ़नी है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक पढ़ना है आपको. ठीक है, आपके सिलेबस में जो है वो फर्स्ट ऑर्डर तक, या हार्डली सेकेंड ऑर्डर का थोड़ा बहुत होगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर तक ही है आपके सिलेबस में. सम एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन विद द डिफरेंट ऑर्डर्स. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर होगा तो उसमें तो आपकी जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक हो सकता है, बट बोथ सिलेबस जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर इज देयर. तो देखो जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल क्या होता है, हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन H2 प्लस Cl टू फॉर्म HCl. ठीक है, इसका रेट क्या होगा, के H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0. ठीक है, ये जीरो ऑर्डर है ना, तो ओवरऑल क्या बनेगा, जीरो. मतलब 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0. तो ओवर ऑर्डर क्या आएगा, 0. और क्या होता है, NH3 का डिकम्पोजिशन अमोनिया का क्या बनाएगा, N2H2 बनाएगा. तो रेट क्या बनेगा, के अमोनिया की पावर 0. ठीक है, तो ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर. ऐसे फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल देखो, N2O का डिसोसिएशन होना N2 प्लस O2 के अंदर. ठीक है, तो इसका रेट फाइंड आउट जो किया गया, अगर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो N2O का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो वो सेकेंड ऑर्डर बन जाएगा. लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया रेट इज इक्वल टू के इंटू N2O की पावर 1 होता है. N2O5 का डिकम्पोजिशन NO2 प्लस O2, इसमें रेट क्या आता है, रेट इक्वल टू के N2O5 का स्क्वायर यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है तो क्या बनेगा, N2O5 की 1 बनेगा. सेकेंड ऑर्डर H2 प्लस I2 फॉर्म्स 2HI. ठीक है, अब इसका रेट लिखा जाएगा तो H2 की पावर 1 I2 की पावर 1 फाइंड आउट किया गया. अब आप देखो यहाँ पर कोफिशिएंट से भी यही रेट निकल गया. तो मैंने आपको बोला था कि कुछ केसेस के अंदर जो रेट है ना एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड और जो ये हमारा थियोरेटिकली डिटरमाइंड है वो सेम होता है. इन सम केसेस ओनली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड और थियोरेटिकली डिटरमाइंड सेम होता है. जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड आया के इंटू H2 की पावर 1 I2 की पावर 1, लेकिन अगर कोफिशिएंट देखोगे तो ये भी यही है. H2 का कोफिशिएंट क्या है 1, I2 की कोफिशिएंट क्या है 1, तो अगर इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो वो भी है. तो इन सम केसेस इट इज सेम, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट डज नॉट कम सेम. NO2 प्लस F2 फॉर्म्स 2 NO2F. अब ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है. एक इसमें स्लो स्टेप होता है, एक इसमें फास्ट स्टेप होता है. ठीक है, तो ये जो रेट है वो किसके अकॉर्डिंग बताया गया, अकॉर्डिंग टू द स्लो स्टेप. ये मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दिया था, लास्ट वाली वीडियो के अंदर देखना, वो एग्जांपल मैंने आपको दिया था इसका. ठीक है, तो इसमें रेट होगा के इंटू NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन देखिए, 2NO प्लस O2 फॉर्म्स 2NO2.
तो इसका जो रेट डिटरमाइन किया गया वो क्या डिटरमाइन किया, KNO का स्क्वायर O2 की 1। अब थर्ड ऑर्डर क्यों है, बिकॉज पावर का एडिशन करेगा तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इसलिए कौन सी है, थर्ड ऑर्डर है। ऐसे ही इस वाली रिएक्शन के अंदर देखिए आप, इधर भी क्या आएगा आपका 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रैक्शनल ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर में भी जीरो, होल नंबर, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर की कौन सी होती है, जैसे हमारी H2 + Br2 जब क्या बनाता है, HBr की फॉर्मेशन करता है, H2 + Br2 फॉर्म्स HBr, तो उसका जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, K H2 की पावर 1 Br2 की पावर हाफ। तो जब इसको ऑर्डर देखोगे तो क्या बनेगा, 1 + 1/2 मतलब 3/2, तो फ्रैक्शन में आ गया ना, तो इट इज़ अ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही इथेनॉल का डिकम्पोजिशन होता है CO + H2 के अंदर, तो ये क्या बनाएगा, K, इसका जो रेट फाइंड आउट किया गया, K मिथेनॉल की पावर 3/2 इसका फाइंड आउट किया गया, तो ये भी क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर के अंदर हो गया। तो ये हो गया कुछ एग्जाम्पल, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, गो थ्रू ऑल द एग्जाम्पल्स वंस, ठीक है, एक बार सभी एग्जाम्पल्स को देखिए अच्छे से। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये 0 का है, फर्स्ट का है, सेकेंड का है, थर्ड ऑर्डर का है, ठीक है। आगे देखो KClO3 पोटेशियम आपका क्या होगा, ट्राइक्लोरेट होगा, ये हमारा क्या बनाता है, KClO4 + ACl की फॉर्मेशन करता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए इसका जो रेट होता है वो क्या एक्सपेरिमेंटली मिला, KClO3 की पावर 4। ये कुछ एग्जाम्पल जो है वो रेयर हैं, फोर्थ ऑर्डर का एक, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारा फोर्थ ऑर्डर का, उसको भी आपने याद रखना है। तो इसमें जो ऑर्डर होता है वो हमारा क्या होता है, 4 होता है, KClO3 की पावर 4, ठीक है, ऑर्डर क्या रहता है इसमें, 4 रहता है। क्लियर आपको इतनी बात, चले आगे। अब देखिए यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द डिफरेंट ऑर्डर। डिफरेंट ऑर्डर के लिए अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना आता है ये, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। मैंने जनरल रिएक्शन ले ली, R = K A की पावर x B की पावर y, इट इज़ अ जनरल काइंड रिएक्शन, ठीक है। तो अगर K मैं निकालूंगी तो यहाँ से क्या आएगा, R/A की पावर x B की पावर y, ये आएगा, यस और नो, है ना। तो देखो R हमारा, R की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब मोल L-1 S-1, R की यूनिट लिखी है मैंने, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसनट्रेशन जो हमारी A है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, B की भी क्या होती है, मोल पर लीटर, तो उसकी पावर x उसकी पावर y हो जाएगा इतना। अब इसको ऐसे लिख दो मैं, मोल पर लीटर की पावर x + y, बेस सेम पावर गेट्स एड अप, तो मोल पर लीटर की पावर x + y और मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, सो उसके बाद देखो क्या बनेगा ये, हाँ जी, x + y क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ने आपको पीछे बताया था क्या लेके चलते हैं हम, n लेके चलते हैं, x + y = n। तो x + y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, n पुट कर दिया, तो मोल पर लीटर की पावर n बन गया, ठीक है। अब देखो ऊपर भी मोल पर लीटर है, नीचे भी मोल पर लीटर है, अब बेस सेम, लेकिन अभी डिवीज़न में है तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऊपर भी मोल पर लीटर है, नीचे भी मोल पर लीटर है, लेकिन बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, बेस क्या रहेगा, सेम, है ना। तो इसलिए पावर क्या होंगी यहाँ पे हमारी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। तो क्या बनेगा, मोल पर लीटर, देखो इसको ऐसे समझो ना, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। इसकी पावर क्या होगी 1 और इसकी पावर क्या n, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 1 - n, है ना, इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब मोल पर लीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n/सेकेंड हो जाएगा ये, यस और नो, है ना। अगर यही आपका क्या हो, प्रेशर हो, कंसंट्रेशन की जगह क्या हो, प्रेशर हो, तो क्या बनेगा, ATM की पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स, ATM की पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। या बार हो तो बार की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ठीक है, कर लोगे, है ना। अब देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0, जीरो ऑर्डर के लिए क्या बनेगी, n की वैल्यू 0 बनेगी। तो देखो फॉर जीरो ऑर्डर हमारा रेट कांस्टेंट क्या आएगा, 0 हो गया ना, ये 1 - 0 1, तो कंसंट्रेशन बाय सेकेंड, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर और बाय सेकेंड मतलब सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या बना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर पुट करो, n की वैल्यू 1, तो 1 - 1 0, समथिंग की पावर 0 1 हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, सेकेंड। तो क्या बनेगा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स बनेगा। आ रही है ना आपको समझ कैसे करना है, आपको क्या करना है, बस जीरो ऑर्डर बोलूँ तो n की वैल्यू 0 पुट कर दो, फर्स्ट ऑर्डर अगर बोलूँ तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, सेकंड ऑर्डर बोलूँ तो n की वैल्यू 2, थर्ड बोलूँ तो n की वैल्यू 3 पुट कर दो। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला, क्या करो, जीरो ऑर्डर, तो n की वैल्यू 0 पुट करो, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 बचेगी, 1 बचेगी तो मतलब मोल पर लीटर की पावर 1 बचेगी। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो क्या बनेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड फॉर जीरो ऑर्डर। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 पुट करो, यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, और समथिंग की पावर 0 क्या होता है 1,
ठीक है। कंसंट्रेशन की पावर 0 बचेगी तो होता है 1, तो 1/2 मतलब सेकेंड इनवर्स बचेगा। तो इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। क्लियर इतनी बात। उसके बाद देखो फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू यहाँ क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो 1 - 2 -1 बचेगा कि नहीं, 1 - 2 बचेगा -1, है ना। तो -1 यहाँ पर बचेगा। तो और मोल पर कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। आ रही है आपको समझ। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर आप 2 पुट करोगे तो 1 - 2 -1 बचेगा। तो मतलब ये क्या होगा, देखो मोल कंसंट्रेशन को लिख दिया मैंने मोल -1, और 1 - 2 तुमने किया तो -1 बचा, -1 इंटू सेकेंड को ऊपर ले जाऊँगी तो सेकेंड -1। अब देखो मोल -1 लीटर -1 इंटू -1 +1, तो क्या बन गया +1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट बन जाएगी। आगे समझ अब तो आ गई होगी। अब देखो n की वैल्यू 3 थर्ड ऑर्डर के लिए 1 - 3 मतलब -2। अब यहाँ पे क्या कर दो -2, तो क्या बचेगा मोल -2 लीटर का स्क्वायर सेकेंड का इनवर्स। ये हो गया आपका फॉर थर्ड ऑर्डर। ऐसे n की वैल्यू 3/2 पुट कर लो तो 1 - 3/2 -1/2 बचेगा, तो यहाँ पर हो गया -1/2। तो मोल -1/2 लीटर -1 इंटू -1/2 1/2 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये आ गया फ्रैक्शन ऑर्डर। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कंसंट्रेशन की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स आप किसी ऑर्डर के लिए भी आप रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, या आपका 1 मार्क का वेरी शॉर्ट में आ सकता है वाला क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट निकालने वाला। क्लियर है आपको इतनी बात, ठीक है। चले आगे। देखो उसके बाद एलिमेंट्री एंड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो व्हाट आर एलिमेंट्री एंड व्हाट आर कॉम्प्लेक्स। देखो द रिएक्टिंग स्पीशीज एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल में कंबाइन इन ए केमिकल रिएक्शन दे मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। मैंने आपको ये बात बताई थी। देखो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी है, इफ़ यू वांट कि हमारा क्या बने, देखो रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, यस और नो होती है ना। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट कब बनाएंगे, व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट कब बनाएंगे, व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर, मतलब देयर शुड बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज एंड रिएक्टिंग स्पीशीज में बी एटम्स आयन एंड मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट से क्या बनाना है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो द रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट कोलाइड विद ईच अदर एंड द रिएक्टिंग स्पीशीज आर एटम्स आयन्स एंड द मॉलिक्यूल्स, दे मे कंबाइन इन ए केमिकल रिएक्शन, सो दे मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। इतनी बात क्लियर होगी। फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमेशा कोलिजन होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना, तो कोलिजन नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब देखो इन सम रिएक्शन द रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड एंड फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। कुछ रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टिंग स्पीशीज सिंपल कोलाइड करते हैं आपस में, प्रोडक्ट बन जाता है, और रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाती है। तो वही रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में हो जाए उनमें बीच का, देखो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अब रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में अगर नहीं जाता ना तो बीच में एक स्टेट आती है। अगर रिएक्टेंट है अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट में चला गया तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चला गया तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाएगी, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री। बट अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं गया तो बीच में एक स्टेट बनती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बीच में एक स्टेट होती है जिसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, बीच में हमारा एक लगा लो, एक सब्सटेंस लगा लो जो बनता है बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, उनके बीच में क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, फिर उसके बाद आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन ए सिंगल स्टेप एंड इन्वॉल्व्स नो इंटरमीडिएट, जिसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। हेयर द प्रोडक्ट फॉर्म इज क्वाइट स्टेबल। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है, ठीक है, बिकॉज रिएक्शन इज अकरिंग ओनली इन ए सिंगल स्टेप, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। वेयर इज द कॉम्प्लेक्स, नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स है, मतलब रिएक्शन सिंगल स्टेप में तो नहीं होने वाली है ना। तो देखो दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व मोर देन वन स्टेप, जिनको क्या चाहिए, मोर देन वन स्टेप चाहिए, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा स्टेप में होती है जो रिएक्शंस, एंड इन विच देर इज इंटरमीडिएट मे बी फॉर्म्ड, और जिसके अंदर इंटरमीडिएट बन सकता है। अगर मोर देन वन स्टेप में होती है तो देर इज अ चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्चुअली में क्या होता है, जो रिएक्शन में ही बनता है और रिएक्शन में ही कंज्यूम हो जाता है। यू कैन से कि व्हाट इज इंटरमीडिएट, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इंटरमीडिएट इज दैट स्पीशीज और अ सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड इन ए रिएक्शन, जो रिएक्शन में ही बनता है और रिएक्शन में ही कंज्यूम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। सो दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व मोर देन वन स्टेप इन विच द one or more intermediates may be formed is known as the complex reaction, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब एग्जाम्पल देख लो एक बार, एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे कि हमारा हो गया H2 + I2 से HI बन रहा है, तो ये सिंगल स्टेप में हो जाता है, ठीक है।
हाँ जी, सेकंड एग्जांपल हमारा होगा जैसे N2+3H2 फॉर्म्स अमोनिया, ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो एलिमेंट्री के अंदर आएगी। N2+O2 फॉर्म्स NO, तो ये भी हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो कम अंडर एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स देखो उसके बाद HBr+O2 फॉर्म्स HOOBr, ठीक है। फिर HOOBr HBr के साथ कंबाइन हो, देखो यहाँ से हमें यहाँ पे जाना है, दिस इज़ योर रिएक्टेंट, दिस इज़ योर प्रोडक्ट। इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट के बीच में एक्चुअली में क्या हो रहा है, 3 स्टेप रिएक्शन हो रही है। पहले HOOBr बना, फिर वो मतलब HBr जो है ना, वो जो सारा का सारा कंज्यूम नहीं हो रहा, वो फ्रैक्शन में कंज्यूम हो रहा है। HBr ना सारा का सारा एक साथ कंज्यूम नहीं हो रहा, वो फ्रैक्शन में कंज्यूम हो रहा है। जैसे कि पहले ये बन गया, फिर रिमेनिंग HBr के साथ कंबाइन होकर HBrO बन गया, फिर HBrO जो बना वो फिर जो बचा HBrO उसके साथ कंबाइन होकर फिर ये फाइनल प्रोडक्ट बना। तो अब ये जो बीच में बने हैं हमारे कौन से, HOOBr और HBrO, दीज आर इंटरमीडिएट्स। मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट्स वो स्पीशीज़ होती हैं जो रिएक्शन में ही बनती हैं और रिएक्शन में क्या हो जाती है, कंज्यूम्ड हो जाती है। उन्हें क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो देखो रिएक्शन में बना, फिर कंज्यूम हो गया, फिर ऐसे ये वाला इंटरमीडिएट बना, फिर ये कंज्यूम हो गया, है ना। ये तुम्हारा रिएक्टेंट था, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट था, लेकिन इसके बीच में क्या होगा, 2 स्टेप और आ गए ना, तो इट इज़ अ सिंगल स्टेप, नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, है ना। तो अगर कोई रिएक्शन हमारी क्या हो, मोर देन 1 स्टेप में प्रोसीड होती हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंडर बोलते हैं। और उसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, बट एलिमेंट्री में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती है, वो एक ही स्टेप में प्रोसीड हो जाती है। ये देखो NO2+F2 फॉर्म्स NO2, ये हमारी रिएक्शन है, NO2+F2 फॉर्म्स 2NO2F। अब इसमें भी ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ये पहले NO2 का एक मॉलिक्यूल F2 के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके NO2F+F बना देता है। फिर NO2 हमारा जो है आपका, ये क्या होता है, फिर से आपका क्या होता है, कंबाइन होता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और क्या बना देता है, NO2F बना देता है। अगर इसको फिर से कंबाइन करोगे तो देखो क्या होगा, इसको कंबाइन करो, यही वाली रिएक्शन आएगी। ये F से ये F चला जाएगा, इस F से ये F चला जाएगा, 2 NO2 एक F2 और 2 NO2F, वही बन गया ना। तो मतलब NO2 ने एक बार रिएक्ट नहीं करा, पहले थोड़ा सा रिएक्ट करके क्या बना दिया, NO2F+F बना दिया। फिर NO2 दोबारा से इस जो फ्लोरीन हमारा बना है उसके साथ कंबाइन होकर NO2F बनाया। तो दिस रिएक्शन इज कंप्राइज्ड ऑफ द 2 स्टेप्स, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जो 2 स्टेप होते हैं उसमें देखा जाता है कि विच स्टेप इज़ द स्लो स्टेप एंड विच स्टेप इज़ द फास्ट स्टेप। और रेट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, ऑलवेज ऑन द स्लो स्टेप। आपको याद रखना है कि रेट किस पे डिपेंड करता है, ऑलवेज ऑन द स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। सो द रिएक्शन इज कंप्राइज्ड ऑफ द 2 स्टेप्स, द ओवरऑल रेट डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो बोल सकते हैं। आपको क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और आपको 2 स्टेप दे देगा, एक स्टेप पे स्लो लिखा होगा, एक स्टेप पे फास्ट लिखा होगा। आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा बताना है, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। हमेशा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग क्या होता है, स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का। क्लियर इतनी बात, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि अब रेट मुझे लिख के बताओ, तो उसका रेट पता क्या होगा, इस रिएक्शन का रेट पता क्या होगा, K इंटू स्लो, रेट के किस पे डिपेंड करता है, हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है। तो उसका रेट होगा K NO2 की पावर 1 और F2 की पावर 1, इसका ये रेट होगा। एक तो पूछ लेगा कि बताओ रेट किस पे डिपेंड करता है, तो यू विल से कि स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा, उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। फिर बोलेंगे रेट लिख के दिखाओ, तो रेट आपको फास्ट स्टेप का नहीं लिखना, बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे NO2 का स्क्वायर F2 की आगे कुछ नहीं है तो 1, ये इसका रेट हो गया जी। नो, स्लो स्टेप पे जाओ, उसके कोफिशिएंट देखो, फिर NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1, ये आपका रेट आएगा, ठीक है। ये स्टेप तो एक्सपेरिमेंटली आया ना, अगर मैं थियोरेटिकली लिखती तो ऐसे लिख देते ना, NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1, इसलिए हम थियोरेटिकली नहीं बताते, हम एक्सपेरिमेंटली बताते हैं। और इससे फिर आपसे पूछेगा इसका ऑर्डर बता दो, इसी का क्या बता दो, ऑर्डर। ऑर्डर के लिए क्या करना है, 1 + 1 को क्या कर देना है, 2, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, इट इज़ अ 2 मार्कर क्वेश्चन, ये ऐसा आता है बोर्ड में, और 2019 में भी आया था, मैं आपको करवाऊंगी। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बन जाता है, आपको रिएक्शन दे देगा, स्लो स्टेप पूछ लेगा, ऑर्डर पूछ लेगा और रेट लिखना पूछ लेगा। तो आपको ये 2 पार्ट्स हैं तो 2 नंबर हो गए आपके, ऐसे आपसे पूछ लेगा। क्लियर हो गई आपकी इतनी बात। तो ये आपने पढ़ लिया ऑर्डर के बारे में, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं और आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, द नंबर ऑफ द एटम्स आयंस मॉलिक्यूल डेट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। कितने एटम आयन मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहे हैं, और कैसे कोलाइड हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली। कैसे कोलिजन हो रहा है, साइमल्टेनियसली कोलिजन हो रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स आयंस एंड द मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। आपको मैंने बताया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बनना है तो कोलिजन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए।
अब उसके बाद अगर वो क्या कर जाए, हमारे कितने नंबर ऑफ एटम और आयन और मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकें, साथ साथ एक साथ कोलाइड करें, तो जो तब हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो जितने भी हमारे साथ साथ कोलाइड कर पाएंगे केमिकल रिएक्शन में, उसको मोलिकुलैरिटी बोलेंगे, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर पा रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूँगी ये, ठीक है, साथ साथ, तो उसे क्या बोलेंगे, मोलिकुलैरिटी बोलेंगे। इट इज़ ऑलवेज द होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर होता है, एंड इट कैन नीदर बी इन फ्रैक्शन नोर ज़ीरो, ना ये फ्रैक्शन में होगा ना ये ज़ीरो में होगा। आपको पता है ऑर्डर फ्रैक्शन में भी था और ज़ीरो में भी था, यस और नो, है ना, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी था और ज़ीरो में भी था, लेकिन मॉलिकुलैरिटी हमेशा होल नंबर होगी, ना ही ये फ्रैक्शन में होगी ना ही ये ज़ीरो होगी, ना ही फ्रैक्शन में होगी और ना ही ये क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। इट हैज़ मीनिंग फॉर द सिंपल रिएक्शंस ओनली, इसका मीनिंग किसके लिए होता है, मतलब मॉलिकुलैरिटी किसके लिए डिफाइंड होती है, फॉर सिंपल रिएक्शन ओनली, किसके लिए होती है बताओ जल्दी, फॉर सिंपल रिएक्शन, दैट इज फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली, वेयर द रिएक्टेंट कम टुगेदर साइमल्टेनियसली टू कोलाइड विद वन अदर। यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है वो मतलब टू स्टेप में नहीं हो रही है ना, एक साथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन जाता है एलिमेंट्री के अंदर, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स देखोगे तो वो आपकी दो या दो से ज़्यादा स्टेप में, जहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सारे एक साथ कोलाइड नहीं हो पाते हैं, इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, फिर रिएक्शन होती है, फिर एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर रिएक्शन होती है, फिर प्रोडक्ट बनता है, साथ साथ तो कोलिजन नहीं हो रहा ना। तो इसलिए एलिमेंट्री का जो मीनिंग है वो सिर्फ मॉलिकुलैरिटी का जो मीनिंग है वो सिर्फ एलिमेंट्री के लिए, नोट फॉर द कॉम्प्लेक्स। अच्छा देखो, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो हर एक स्टेप है उसको आप एलिमेंट्री स्टेप बोल सकते हो। जैसे 3 स्टेप है ना, 1 2 3, पूरी रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ईच एवरी स्टेप जो है ना इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो एलिमेंट्री है, ठीक है। तो आप एक एलिमेंट्री के लिए तो बता सकते हो मॉलिकुलैरिटी को, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं बता सकते हो। एलिमेंट्री के लिए तो बता सकते हो, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं बता सकते हो। जो हर एक स्टेप होगा ना एक कॉम्प्लेक्स का, वो एलिमेंट्री स्टेप होगा। जैसे ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, ऑल्दो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नो डाउट, बट इट इज़ अकरिंग इन अ 2 स्टेप, एक ये वाला स्टेप हो गया, एक ये वाला स्टेप हो गया। तो जो 2 स्टेप हैं ये एलिमेंट्री स्टेप आएंगे। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के 2 स्टेप, उनको एलिमेंट्री बोल सकते हो। क्योंकि एक सिंगल स्टेप है, एक सिंगल स्टेप है, जो एक सिंगल स्टेप में होती है उसी एलिमेंट्री बोलते हो, है ना। समझ में आया इतनी बात। तो इट हैज़ मीनिंग ओनली फॉर द सिंपल रिएक्शन और फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन वेयर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर साइमल्टेनियसली टू कोलाइड विद वन अनदर। अब देखो डिकम्पोजिशन ऑफ द O2F2, O2F2 का डिकम्पोजिशन है ना, O2F2 क्या बनाएगा, O2 + F2 बनाएगा। आगे कितने मॉलिक्यूल हैं, इसका एक मॉलिक्यूल है, तो है ना, एक ही मॉलिक्यूल है, आपस में मतलब कोलाइड हो रहे हैं इनके एटम्स जो भी हैं, और उससे क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ यूनिमॉलिकुलर, इट इज़ ए काइंड ऑफ यूनिमॉलिकुलर। डिसोसिएशन ऑफ HI का डिसोसिएशन हो रहा है H2 + I2 के अंदर। कितने आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आगे, 2 दिख रहे हैं आगे, तो इट इज़ ए बायमॉलिकुलर। मतलब वही मैं बताऊंगी, जितने मॉलिक्यूल आपको हैं हमारे जो कोलाइड हो रहे हो साइमल्टेनियसली और प्रोडक्ट बना रहे हो, वही हमारी मॉलिकुलैरिटी होती है। अगर 1 है तो 1 यूनिमॉलिकुलर, 2 है तो बायमॉलिकुलर। रिएक्शन बिटवीन द NO एंड O2, NO और O2 फॉर्म बना रहे हैं NO2, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 तो इसके हो गए और 1 इसका हो गया, 2 और 1 इसके हो गए, तो कितने हो गए हमारे 3, ठीक है। ट्राइमॉलिकुलर रिएक्शन हमारी हो गई, ठीक है। तो एलिमेंट जनरली जो मॉलिकुलैरिटी होती है ना वो हमारी 3 हद तक की डिफाइन होती है। मॉलिकुलैरिटी क्या होती है, 3 तक की डिफाइंड होती है। देखो बिकॉज ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना आपस में जो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब जो कोलिजन अच्छे से हो पाता है ना, इफेक्टिव कोलिजन, वो अप टू 3 तक ही हो सकता है। मतलब 3 मॉलिक्यूल के अंदर ही एक तरह से इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है, उसके बाद कोलिजन इफेक्टिव होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी क्या हो जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, मोर देन 3 हो जाए ना, तो आपकी जो सिंगल स्टेप जो रिएक्शन है वो उससे चांसेस कम हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और अच्छे से कोलिजन भी नहीं हो पाता। तो अभी हमने बोला कि मॉलिकुलैरिटी में कोलिजन कैसा होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली कोलिजन या तो एक मॉलिक्यूल का हो सकता है, या 2 का हो सकता है, या 3 का हो सकता है। इसलिए मॉलिकुलैरिटी इज जनरली डिफाइंड अप टू 3 तक की बेस्ट डिफाइन की जाती है मॉलिकुलैरिटी, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, मॉलिकुलैरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, बिकॉज कोलिजन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर आपके ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के लिए आ जाएंगे तो, ठीक है। कोलिजन अच्छे से नहीं हो पाएगा और प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बन पाएगा, इसलिए जो मॉलिकुलैरिटी है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। नोट देखिए उसके बाद, फॉर सिंपल रिएक्शन के लिए मॉलिकुलैरिटी एंड द ऑर्डर बोथ हैव द सेम मीनिंग। सिंपल रिएक्शन के लिए जो मॉलिकुलैरिटी है वही ऑर्डर होगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल स्टेप, है ना, उसमें क्या है, सिंगल स्टेप भी है ना। देखो एग्जाम्पल दूंगा मैं इसका आपको, मैंने ये लाइन आपको समझाई है, क्या समझाई है मैंने आपको, देखो
फॉर ए हमारी सिंपल जो रिएक्शन है कि मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर का उसके लिए सेम मीनिंग होता है सिंपल रिएक्शन के लिए। क्यों सेम मीनिंग होता है? बिकॉज देयर इज़ ओनली वन स्टेप इन द रिएक्शन में क्या होगा? सिर्फ एक ही स्टेप होगा। अब देखो H2 + I2 फॉर्म्स HI, ये हमारी क्या एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, सिंगल स्टेप में हो रही है हमारी रिएक्शन। अब देखो अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो उसका जो रेट होता है ना, इस रिएक्शन का जो रेट होता है, मैंने आपको पीछे बताया, इसका रेट एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइंड होता है वो क्या होता है? K × H2 की पावर 1 I2 की पावर 1, ये इसका रेट होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो इसमें ऑर्डर देखो कितना आया, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब इसका मॉलिक्यूलैरिटी देखो, H2 के कितने मॉलिक्यूल कोफिशिएंट लगे, कितना है 1, और I2 के कितने मॉलिक्यूल कोफिशिएंट लगे, कितना है 1। तो एक मॉलिक्यूल H2 का कोलाइड हो रहा है किसके साथ? एक मॉलिक्यूल ऑफ I2 के साथ, तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी 2। तो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और जनरली आपका जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा वो सेम होगा, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ ओनली सिंगल स्टेप, है ना। समझ में आ गया होगा इतना। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, पीछे मैंने एग्जांपल दिया, पीछे से जाओ फिर से ऑर्डर वाला एग्जांपल देखो। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इसका यही हमारा रेट आया, तो रेट से हमने ऑर्डर देख लिया 1 + 1 2। अब मैंने मॉलिक्यूलैरिटी देखी, मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं जितने नंबर मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हो, तो 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा क्या हो गया? सेम हो गया इसका मीनिंग, ठीक है। सो मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर द एलिमेंट्री बट इट हैज़ नो मीनिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स। इसके लिए कॉम्प्लेक्स के लिए कोई मीनिंग इसका नहीं होता, ठीक है। अब फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये पहले एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, अभी पीछे दिया ये वाला सेम एग्जांपल, NO2 + F2 फॉर्म्स NO2F + F। फिर ये उसके बाद फिर से कंबाइन होता है NO2 फ्लोरीन के साथ, इसके साथ, और क्या बना देता है NO2F। स्लो स्टेप इसमें से कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो स्लो स्टेप, अब देखो मॉलिक्यूलैरिटी किसके लिए डिफाइन होती है? फॉर सिंगल स्टेप। तो इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी तुम बता सकते हो, ठीक है। इसके लिए बिकॉज इट इज़ एलिमेंट्री स्टेप ना, इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी जो हमारी होगी एक कॉम्प्लेक्स, मतलब पूरी जो है हमारी रिएक्शन है उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब इस ओवरऑल के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का मीनिंग नहीं है। मॉलिक्यूलैरिटी का मीनिंग किस लिए होगा? अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो, ठीक है। अगर वो 2 स्टेप के अंदर हो रही है तो, अगर ये एक ही स्टेप के अंदर हो रही होती तो हम देखो मॉलिक्यूलैरिटी मैंने आपको बताया 3 तक आप बता सकते हो। कहाँ तक बता सकते हो? 3 तक बता सकते हो। अगर आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो 2 और 1 हमारे पास कितने हैं? 3 ही तो हैं, तो आपने मॉलिक्यूलैरिटी 3 क्यों नहीं लिख दी? क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी तो हम 3 तक बता सकते हैं, है ना। लेकिन क्या देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली ये चेकआउट किया गया कि ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या 2 स्टेप में हो रही है। तो अगर देखा तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में मिली मुझे, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बताते, मॉलिक्यूलैरिटी बताते हैं सिर्फ एलिमेंट्री के लिए, सिंगल स्टेप के लिए। तो इसलिए इसके 2 स्टेप देखे गए। कौन सा स्लो है इसके अंदर? तो ये वाला स्लो स्टेप है, उसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी देखी तो 2, तो इट इज़ ए बायोमॉलिक्यूलर। दिख रही होगी तुम्हें ट्राइमॉलिक्यूलर, है ना, लेकिन ये है क्या? बायोमॉलिक्यूलर है। तो इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि जो रेट है ना वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, हम ऐसे डायरेक्ट उसको देख के नहीं बता सकते कि ये 2 हमारी एक स्टेप में हो रही है 2 स्टेप में। तो पहले एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एक स्टेप में हो रही है तो आप उसको मॉलिक्यूलैरिटी को बता दो, लेकिन अगर 2 स्टेप में हो रही है या 2 से ज़्यादा में हो रही है तो मॉलिक्यूलैरिटी एवरी सिंगल स्टेप के लिए बताई जाएगी। मतलब ये स्टेप के लिए 2 हो गई, अगले स्टेप के लिए भी 2 हो गई। कॉम्प्लेक्स के लिए मतलब एक साथ नहीं बता सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, NO + O2 फॉर्म्स NO2। मैंने तो बोलिए ट्राइमॉलिक्यूलर बिकॉज इट इज़ अगरिंग इन सिंगल स्टेप, तो इसलिए 2 और 1 3 मैंने बोल दिया था, बट यहाँ पर ये सिंगल स्टेप पे नहीं हो रही है, कॉम्प्लेक्स में हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए डिफाइन जो है वो हमारी एलिमेंट्री के लिए होगा, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होगा। तो ऑर्डर देखा जाए, ऑर्डर भी इसका 2 है, मॉलिक्यूलैरिटी भी इसकी 2 है, ठीक है। So it is the slowest step, thus determine the rate of the reaction. Molecularity has no meaning for the overall reaction. It has meaning for the single step in case of only the complex reactions. ये लाइन किसके लिए है? Only for the complex reaction, ठीक है। Here the molecularity is the slow step is 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2. Hence the order of the overall reaction, order भी आपने देखा 1 और 1 कितना 2, तो order and the molecularity both are same. So it is the bimolecular reaction and second order reaction. अगर आपसे एग्जाम्पल आ जाए तो क्या है ये bimolecular reaction और कौन सी है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। आगे बात समझ आपको? तो ये था ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में था। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़े से और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगी कि कैसे आपको देखना है बाय ऑर्डर भी और मॉलिक्यूलैरिटी भी एक साथ कैसे देखना है। तो अभी के लिए पहले इतना अच्छे से पढ़ो ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो बुक्स में भी जाइए अपना थ्योरी, ये ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का टॉपिक वहाँ से भी पढ़िए, डिफरेंस भी इसका रीड आउट करिए कि क्या डिफरेंस होता है। कई बार डिफरेंस आ जाता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में, तो इसका डिफरेंस भी जाके रीड आउट करिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको इतनी? चले ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो तब तक इसको अच्छे से रीड करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। ओके, थैंक यू ऑल।